नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जो है बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लासेस में जो है हमने 3 भाग कवर कर चुके हैं। हम कितने भाग कवर कर लिए? हमने 3 भाग कवर कर लिए। तो आज का जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ। कौन सा? फोर्थ भाग रहेगा। तो आपकी जो है तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि सबकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। तो ये क्वेश्चन जो है रिवीजन के लिए है। जैसे हमने पॉलिटी हिस्ट्री की क्लास चलाई थी ऐसे ही ये दिए हुए हैं, बस इसमें क्या है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा की गई है। ठीक है, जिससे जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको किसी चीज़ की कमी लगती है इसमें क्वेश्चंस में, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। इससे जो है हम भी सुधार लेके आएंगे अपनी कमी में। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का भाग नंबर 4 है, इसमें हम जो है 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द इलेक्शन सिंबल फॉर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है इसका चुनाव चिन्ह? तो इसका जो है चुनाव चिन्ह घड़ी है। क्या है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह? घड़ी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। घड़ी नीले रंग में खींची गई है और इसमें 2 पैरों और एक अलार्म बटन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। एनसीपी को औपचारिक रूप से जून 1999 में नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, पी संगमा और तारिक अनवर द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। तो कौन सा है वो? 73वां। कौन सा है? 73वां। तो इसमें जो है LM सिंघवी समिति आई थी कि सिफारिश पर संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम कब आया? 1992 में पारित किया गया, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक प्रावधान दिया गया था। ठीक है, पता है ना सबको कि नहीं पता? चलो अब पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय की असमानता का वितरण सामान्यतः किसके सहायता द्वारा मापा जाता है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली मेजर विद द हेल्प ऑफ। तो किसके द्वारा मापा जाता है ये? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली मेजर विद द हेल्प ऑफ। तो आय की असमानता का वितरण जो है किसकी सहायता से मापा जाता है? तो लोरेन वर्ग की सहायता से इसको मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो लोरेंज वर्क आय की असमानता को प्रदर्शित करता है। लोरेंज वर्क 1905 में मैक्सिको से लोरेंज द्वारा प्रतिपादित किया गया। लोरेंज वर्क का उपयोग आर्थिक असमानता के साथ साथ असमान धन वितरण का प्रतिनिधित्व के लिए भी किया जाता है। ये जो है चार्ट बनाया गया है, जिसमें इसमें तो आपको क्या बताई जाती है? जनसंख्या, पॉपुलेशन की परसेंटेज बताई जाती है। इसमें क्या बताया जाता है? इनकम। तो ये चार्ट बनाया जाता है ना, पॉपुलेशन और इनकम का। इसमें क्या है? निरक्षेप की समांतर रेखा, यानी कि क्या है ये बताती है आपको इनकम के बारे में। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला मान लो जो अप्लाई किया था इसमें, ये लोरेंज का वर्क है। क्या है ये? लोरेंज वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? तो किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है? त्रिपुरा में है। किस में है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में जो है पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज अब शासन की एक प्रणाली के रूप में काम करता है, जिसे ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की बुनियादी इकाइयां हैं। वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। किससे? कनाडा से ली गई है।
भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति को कनाडा से संविधान से अपना गया है। भारतीय का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का यह सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। इसके प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधान से उधार लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र सरकार और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण को निर्दिष्ट करके राष्ट्रीय संघीय ढांचा देता है। संघीय राज्य के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, जर्मनी, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? तो विकास बैंक का उदाहरण कौन सा नहीं है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। कौन सा? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो भारत में अखिल भारतीय स्तर पर 5 औद्योगिक विकास बैंक है। एक कृषि विकास बैंक है, एक आयात निर्यात बैंक है। यह वर्ष 1948 में स्थापित होने वाला भारत का पहला विकास बैंक है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI। बड़े उद्योगों के लिए कौन कौन से? IDBI, IFCI, ICCI, IRCI। आज आपका काम क्या है? इन सब की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बतानी आप सबने, ठीक है। किस किस की? IDBI की, IFCI, ठीक है, ICCI, IRCI। और लघु उद्योगों में जो है, जो छोटे उद्योग है, छोटे उद्योगों के लिए कौन सा होगा? SIDBI। कौन सा? SIDBI ऋण देता है, ठीक है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस सामाजिक समस्या का समाधान सेन सूचकांक के साथ है? तो किसका है सेन सूचकांक के साथ? यानी कि सेन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ विच फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम। तो इसमें जो है केवल गरीबी के लिए, किसके लिए? केवल गरीबी के लिए। वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्र प्रोफेसर A.K. सेन ने अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल वीकली 1973 में प्रकाशित लेख पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट में एक विधि विकास का के आधार पर गरीबी की गहनता का ज्ञात कर सकते हैं। प्रोफेसर A.K. सेन यह स्पष्ट कहते हैं कि वह जानना पर्याप्त नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं, बल्कि किस प्रकार से ठीक रूप से गरीब कौन है। तो इस कमी को दूर करने के लिए प्रोफेसर सेन ने एक निर्देशांक विकसित किया, जिस सेन का गरीबी सूचकांक या सेन निर्देशांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान की श्रेणी में आते हैं। तो गैर बैंकिंग यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज द इंडिया कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ। तो किस में आते हैं ये? ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज्ड, अंडू नहीं आएगा यहाँ, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित में भी और असंगठित में भी, ठीक है। तो दोनों में आते हैं। तो भारत के सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों की श्रेणियों में आते हैं। जनवरी 2021 तक RBI के साथ पंजीकृत 9507 IBFC थी, ठीक है, NBFC थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ थ्योरी परचेज पावर पारिटी? D प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, E एक्सचेंज रेट और F जो है प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्री। तो बताओ तो क्या ठीक है इसमें? D इंटू E इक्वल F, ठीक है। F क्या था? फॉरेन कंट्री के लिए। E क्या था आपका? बताना। एक्सचेंज रेट के लिए। और D किस चीज़ के लिए था आपका? D जो है प्राइस लेवल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेट किसके इक्वल होगा? वो प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन कंट्री के इक्वल होगा, ठीक है। यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? तो किसके पास है ये? संविधान के संसद के पास है। किसके पास है? सिर्फ संसद के पास। तो संविधान के अनुच्छेद 262 के खंड 261(1) तथा 262(2) में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 262(1) क्या कहता है? कि इसमें यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों का निर्णय
के लिए विशेष अधिकरण गठित करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 262(2) में क्या कहा गया है कि यदि संसद विधि में यह निर्देशित करे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी आधिकारिकता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकेगा। तो आज की जो क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। तो आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। थैंक यू टू ऑल।